नमस्कार जी, 24 नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की। नए नए किस्म की रणनीति हर रोज सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 यानी 80 में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेके चल रही है। हालांकि ये लक्ष्य नामुमकिन सा प्रतीत होता है, लेकिन 2014 के जो रिजल्ट आए थे उसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की थी, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ हमको नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया गठबंधन भी है, जिसमें तमाम विपक्षी दल एक साथ समाहित होकर के भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पूरे देश में जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उनकी सरगर्मियां तेज है, मीडिया में सुर्खियां भी बनी हुई है, लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को नहीं भूली है। यानी 5 राज्यों में जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं वो अपनी जगह है, नेताओं के दौरे भी लगे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उत्तर प्रदेश में काम लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ये इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि देश की सत्ता पर अगर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश को पहले से ज्यादा मजबूत रखना होगा, क्योंकि शायद दूसरे राज्यों में जो विपक्षी दल है वो रास्ता रोकने में कामयाब भी हो जाए तो शायद उतना फर्क ना पड़े। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पकड़ ढीली होती है तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली का लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अब इस बीच में एक खबर और आई है। खबर ये कि जिस तरीके से जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपने देखा कि तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा गया। ऐसे ऐसे उम्मीदवार दिए गए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब यही फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जा सकता है। यानी तो तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता हैं, जो दिग्गज हैं, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके लिए भी एक चुनौती यह है कि उनको भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तमाम ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम है उनको भी लोकसभा में उतारा जाएगा। इसके अलावा जितिन प्रसाद है, उनकी बात होगी, कैबिनेट मंत्री है। दया शंकर सिंह है, वो भी कैबिनेट मंत्री है, परिवहन मंत्री है, उनको भी चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। रायबरेली में कहा जा रहा है कि दिनेश प्रताप सिंह, वो भी मंत्री है, उनको भी चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। यानी अगर आप मंत्री पद पर काबिज है या आप मंत्री पद पर आसीन है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मंत्री पद के ही मजे ले सकेंगे या आप सत्ता में बैठ के सत्ता का सुख ही भोगेंगे। फील्ड में काम करना पड़ेगा, यानी निकलना पड़ेगा। संकेत साफ है कि चुनाव की तैयारियों में लगे रहिए। पार्टी अगर चाहेगी तो मंत्रियों को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। अपनी कुर्सी से अलग हट करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना पड़ेगा। एक तरीके का टेस्ट भी होगा ये। मंत्रियों को इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में क्या इस लिहाज से जुट रही, क्योंकि इसको पता है कि सामने इंडिया गठबंधन है, पीडीए का फार्मूला जिसको लेकर के अखिलेश यादव चल रहे हैं। विपक्ष में थोड़ा सा उत्साह इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एक गठबंधन तैयार हुआ जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल भी है, जिसमें अपना दल कबीरावादी भी है, छोटे मोटे दूसरे और भी संगठन है। तो ऐसे में विपक्ष, खासतौर से जो घोसी के उपचुनाव का नतीजा है उसके बाद उसका उत्साह और बढ़ गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है। तमाम जो फ्रंटल संगठन है उनको सक्रिय किया गया, एक्टिवेट किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकें लगातार उत्तर प्रदेश में चली रही। पिछले 2 महीने में 3 अलग अलग प्रांतों में बैठकें हो चुकी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्या वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को घेरने में कामयाब हो जाएगी? लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये है कि तमाम मंत्री इस बार मैदान में लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। यानी सिर्फ कैंपेन या चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं, आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा, उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो हाईकमान ने तय कर दिया उसका अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है, उसमें कोई छूट भी नहीं मिलती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनसे इतर उत्तर प्रदेश में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, उनको भी मैदान में उतारेगी। और इस रणनीति से क्या वो विपक्ष की जो रणनीति है उसको काटने में, उसको तोड़ने में या उसको भेजने में कामयाब हो जाएगी। आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक एक कर आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रोहन सिंह जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक वर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। रोहन सिंह जी समाजवादी कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ मौजूद है। ब्रजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार और मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये सभी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। लेकिन शुरुआत आज करते हैं आलोक वर्मा जी। आलोक जी, तमाम दिग्गज मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। आलोक वर्मा जी, सुन पा रहे हैं हमें? जी मानस भाई, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप तो बहुत अरसे से उत्तर प्रदेश कवर कर रहे हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दिशा में आगे बढ़ने वाली पार्टी है। एक कार्य योजना तय होती है और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता हो, जो उसको दिशा सौंपी जाती है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आगे की तरफ उसी दिशा में बढ़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है वो ये भी है कि हमारे लिए सबसे पहले देश मायने रखता है और उसके बाद पार्टी मायने रखती है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है तो हम स्वयं के बारे में कुछ सोचते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे किसी भी नेता को पार्टी जिस दिशा में लगाएगी, पार्टी वो नेता उस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो लगातार हमारी 2014 के बाद जीत हो रही है, चाहे वो 2014 की जीत हो, 17 की जीत हो, 19 की जीत हो, छोटे बड़े जो इलेक्शन हुए हैं उनकी जीत हो, 2022 में अभी जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है उसकी जीत हो, वो जीत इसीलिए हुई है क्योंकि एक साथ मिल करके हमने जो विरोधी साजिशें हैं उसे नाकाम किया है, जो गलतफहमियां डालने की कोशिश की जाती रही है उसको नाकाम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से ही उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आज ये जनता की भावना है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आम लोग खड़े हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता जब कहता है कि हमें इस दिशा में जाना है, हमने ये भविष्य बना रखा है, भविष्य का रूट मैप ये हमने तय कर रखा है, तो वो गंभीरता के साथ उसकी तरफ जाएगा। तो ये क्रेडिबिलिटी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने खुद में अपनी बनाई है, उसकी वजह से लगातार जीत हासिल हो रही है। 2024 का इलेक्शन है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे बड़े नेता भी खड़े होंगे, छोटे नेता भी खड़े होंगे। जो भी जीतने के काबिल होगा वो इलेक्शन में उसे उतारा जाएगा। और हमारा जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजयी हों, भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराए, और निश्चित रूप से हम 2024 में वही करने जा रहे हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जिन दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं और लगातार इस बात की चर्चा भी हो रही कि बीजेपी इस बार अपने तमाम कद्दावर नेताओं के साथ मंत्रियों की फौज को भी उतारेगी, लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए बाध्य होना होगा, आपको क्या लगता है कि जो नया गठबंधन तैयार हुआ है देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में घेराबंदी की कोशिश की जा रही है, बीजेपी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर रही है? हालांकि मध्य प्रदेश में भी हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा हमने। ब्रजेश शुक्ला जी, देखिए मानस जी, काफी परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा के सांसद कराई जाती है इनकी पार्टी द्वारा, जो रिजल्ट आए लग रहा है ब्रजेश शुक्ला जी का कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मनोज जी, यही सवाल आपसे। मनोज जी, क्या आप, मुझे लग रहा है आप म्यूट पे हैं। अगर म्यूट पे तो अनम्यूट कर दीजिए। जी मानस जी, धन्यवाद आपका। आलोक जी ने जो बातें कही हैं वो बातें बड़ी सैद्धांतिक हैं और सिद्धांत से और बीजेपी से जमीन आसमान का अंतर है। क्या आज जिस बात का जिक्र मैं कर दूं कि कैसे एक महान नेता, भारत के महान नेता की जयंती के अवसर पे कौन सा संवैधानिक कार्य किया, विपक्ष को मौका तक नहीं दिया। तो जो बातें, मैंने इस बात का उदाहरण इसलिए दे दिया कि बात ये ना रह जाए कि बीजेपी बड़ा अच्छा करती है।
उसकी बुराइयां यहाँ से हैं। इनके नेता लड़ रहे हैं, उसके पीछे बड़ा और बिल्कुल साफ मैसेज है बीजेपी की, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री के ही चेहरे पे सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता है, यानी कि अब फेसेस की जरूरत है। फेस कौन से? जिताऊ कैंडिडेट उम्मीदवार। अब राम रहीम किसी को भी टिकट देके जिता लेगी बीजेपी, ये वाला मेथड पूरे देश में 10 साल की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी से खत्म हो चुका है। अब बीजेपी को चेहरों की आवश्यकता है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर की पूछ हो गई, इसीलिए दारा सिंह चौहान की पूछ हो गई, और XYZ जो भी जाएगा उसकी पूछ बीजेपी में होगी, क्योंकि बीजेपी को इस वक्त अपने गिरते हुए जनाधार को संभालने की आवश्यकता है। इस वजह से बीजेपी ये बताने की प्रयास कर रही है कि हमारी पार्टी में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद भी लड़ सकते हैं, मिनिस्टर भी लड़ सकते हैं। अभी तो और भी कमाल होगा। पिछली बार आपको याद होगा मोदी जी एक सीट से चुनाव लड़े थे और वो थी बनारस। मैं भविष्यवाणी आपको कर रहा हूं कि मोदी जी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता इस बार इतनी नहीं है कि सिर्फ वो बनारस से चुनाव लड़के चुनाव को इस तरह बना दें। वो कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी सीट हो सकती है पूरे देश में जहां से 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। और एक बड़ी बात बता दूं कि इंडिया गठबंधन का डर है, ये बात मैं बड़े बेबाकी से कहना चाहता हूं, बीजेपी से डर है बीजेपी को इंडिया गठबंधन का और इंडिया गठबंधन के समीकरण का। जो बातें पुरानी थी, असफलताएं थी, सफलताएं थी, कम था ज्यादा था, वो दौर और वो बातें दूसरी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सिनेरियो पूरे देश की राजनीति में बन रहा है, खासकर उत्तर भारत में जो धीरे धीरे एक पिक्चर क्लियर होती जा रही है, वो बीजेपी के लिए बड़ी ही मेरे ख्याल से खतरनाक स्थिति में आने वाली है। इसीलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट लगातार करती हुई दिख रही है। एक अनुरोध है कि मुझसे 4:30 से पहले जितने सवाल हैं ले लीजिएगा किसी को बुलवा के, क्योंकि मुझे 4:30 पे कहीं दूसरे चैनल पे जाना। अच्छा, ठीक 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 है मनोज भाई। ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। ब्रजेश जी, क्या बीजेपी के मन में कोई चिंता, कोई भय या कहीं कोई कश्मकश है कि इतने सारे मंत्रियों के नाम लगातार चर्चा में आ रहे हैं कि उनको भी उतारा जाएगा मैदान में? देखिए महाराज जी, ये बीजेपी की रणनीति पहले से रही है, और ये रणनीति ये रही है, ये रणनीति है तो परिवर्तन करते रहते हैं। और ये आप देखिए, गुजरात में जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब इन्होंने आधी सीटें 50% सीटें बदल दी थी। अब वही कुछ दोहराया जाने वाला है क्या कि काफी परिवर्तन हो, बड़े बड़े चेहरे हटेंगे इस पीछे। वरुण गांधी जो है अब पीलीभीत, वहां पर परिवर्तन होगा, वहां एक अलग तैयारी चल रही है। किसी बड़े नेता, कुर्मी नेता को वहां पर चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है। अब उनकी मदर जो सुल्तानपुर में लड़की थी, उनको उनकी जगह ये जो विधायक है राजेश्वर सिंह, उनके नाम की बड़ी चर्चा है। बरेली में परिवर्तन होगा। इस तरह एक लंबी लिस्ट है जहां परिवर्तन होगा। ये इनकी रणनीति है। जो कहते हैं वास्तव में होता क्या है कि लगातार सत्ता में रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है, उसको ये प्रत्याशी बदल करके उसको करते हैं। या तो क्षेत्र चेंज करते हैं, और क्षेत्र चेंज नहीं करते, जहां ज्यादा नाराजगी होती वहां पूरी तरह से उस प्रत्याशी को ही बदल देते हैं। तो आपको जब सूची आएगी तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि 50% लगभग परिवर्तन आपको मिलेगा इस सूची में, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो है ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। अब राजनीतिक दल जब बात करते हैं तो डर की भी बात करेंगे, जब विरोधी होता है तो इसी तरह की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि ये इनका आजमाया हुआ अस्त्र है, इस तरह के ये प्रयोग करते रहे हैं। अब मैं मथुरा की बात करता हूं। अब मथुरा में हेमा मालिनी की चर्चा है, जो है कोई जाट मंत्री आएगा वहां पर, चौधरी लक्ष्मीकांत भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये पूरी तरह ये इसकी तैयारी हो रही है। एक एक सीट पर इनके नाम तय हो रहे हैं। उसका जब नाम, हर नाम पर सर्वे करवाया जा रहा है, तो ये आज की बात नहीं है।
मैं इसको देखता रहा हूं, इस तरह के प्रयोग वो करते रहे जो बीजेपी का नया नेतृत्व है, और वो परिवर्तन, वो जो प्रयोग है वो इस बार आपको लोकसभा चुनाव में काफी हद तक बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। मालूम तो छेड़छाड़ वाले ना करो। मानस जी मैं जवाब दे दूं? जी 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 मानस जी, मैं चूंकि मुझे 4:30 पे जाना है, जो बातें शुक्ला जी ने कही हैं वो बातें पार्ट ऑफ बीजेपी था, इसमें दो राय नहीं है। बीजेपी की ये रणनीति हमेशा से रही है। लेकिन एक बात जी शुक्ला जी शायद मिस कर गए। जी विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है, लगभग लगभग 400 ऐसी सीटें होंगी जिसपे सिंगल प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। जब सिंगल प्रत्याशी लड़ेगा तो बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि बीजेपी जिसको चाहे उसको चुनाव लड़ा देगी। इसलिए बीजेपी इस तरह की बातें सामने लगातार ताकतवर और मजबूत पैसे वाले लोगों को चुनाव में लड़ाने की बात कर रही है। ये बात अगर मेरे ख्याल से विपक्ष को समझ में आ गई है, तमाम सारे पत्रकारों को समझ में आ गई है, तो बीजेपी को भी समझ में आ गई है कि इसलिए ये रस्साकसी की जा रही है कि कहां पे राजेश्वर सिंह को लड़ाया जाए। और जो बात उन्होंने वरुण गांधी और सोनिया गांधी की करी है, ये जस्ट उल्टी बात है। बीजेपी क्या लड़ाएगी, वो खुद बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते हैं। जो अंदर खाने की खबर है, वरुण गांधी और सोनिया गांधी बीजेपी का सिंबल नहीं चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। और इन मेनका दो गांधी सीटों पे वरुण माफ मेनका। करिएगा, मेनका गांधी, हाँ मेनका गांधी। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो बीजेपी के सिंबल से दोबारा अब चुनाव लड़े, यानी कि दे वांट क्विट बीजेपी। अगर वो बीजेपी छोड़ना चाह रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। ये बड़ी श्योर सीट थी और बड़े श्योर लीडर भी हैं। उन लीडर्स का अगर बीजेपी से दूसरी पार्टी या दूसरे दल में जाने की बात चल रही है तो निश्चय ही बीजेपी के अंदर कुछ बड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। जैसा कि शुक्ला जी ने ये बात कही है, सुनने में हमको भी आई है। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, चाहे जिनका जिनका नाम ले लिया गया है या जो और बहुत सारे ऐसे पाइपलाइन में जो बीजेपी को छोड़ना चाह रहे हैं। कारण क्या है, वो बीजेपी के वो प्रत्याशी जानते हैं, वो नेता जानते हैं। और एक बड़ी बात मैं कह दूं, बीजेपी जो भी स्ट्रेटजी इस बार बनाएगी वो पीडीए के अगेंस्ट उनको बनाना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो बीजेपी के कैडर वोट्स का होगा। जो कैडर है बीजेपी का, उसको आप ठाकुर कह लीजिए, ब्राह्मण कह लीजिए, या जो और जातियां हैं, बनिया वर्ग की जातियां। लेकिन बनिया वर्ग ज्यादा राजनीति में एक्टिव नहीं है, यही दो कास्टें हैं। इनको भी दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीए का जो गठन किया गया है, जो पीडीए का फॉर्मूला इजाद किया गया है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं लगने वाला है। वो आपको अभी देखिएगा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा विधानसभा के चुनाव में। तो वो उसके अगेंस्ट में आप कितना बेहतर प्रत्याशी ला सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। जी जी मानस जी। चलिए ठीक है मनोज जी, आलोक वर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक जी, देखिए जिस बात का जिक्र ब्रजेश शुक्ला जी कर रहे थे, उस बात को मनोज जी भी दोहरा रहे थे। कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी जो है और इस तरीके की रणनीति को अप्लाई करते हैं कि जनता से नाराजगी हो गई तो आप एक कैंडिडेट बदल दिया। लेकिन इस बार तो हालात दूसरे हैं, सामने इंडिया गठबंधन भी और उनके पास भी निश्चित तौर पर वो भी पूरा मंथन करने के बाद ही कैंडिडेट्स देंगे। तो खाली प्रत्याशी बदल के ही क्या आप नाराजगी दूर कर लेंगे? मानस भाई, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी चिंतन मनन का जो कल्चर है वो जारी है। एक रोज मैं अपने एक वरिष्ठ नेता के पास बैठा था और मैंने उनसे पूछा, ऐसे ही सवाल पूछा क्योंकि पत्रकार रहा हूं बेसिकली, तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे लिए सत्ता का मायने क्या है। उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा सत्ता हमारे लिए ये मायने रखती है, और मायने इसलिए रखती है कि जब आप सत्ता में रहेंगे, जब आप ताकत में रहेंगे, तभी अपने हिसाब से जो आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है, उसे लागू कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जीत हमारे लिए मायने रखती है। कोई भी संसदीय क्षेत्र हो, वहां जीतना हमारे लिए पहला उद्देश्य है। और जब भी हम टिकट देते हैं
तो टिकट इसलिए हम नहीं देते कि कोई वहां जाएगा, सांसद या विधायक बनेगा तो पद, उसको हम कोई पद दे रहे हैं, निश्चित रूप से नहीं दे रहे हैं, हम उसे एक दायित्व दे रहे हैं। और वो 5 साल में वो दायित्व निभा पाया है कि नहीं निभा पाया, ये भी भारतीय जनता पार्टी आकलन करती है। संगठन बाकायदा किस तरीके का किसी सांसद को काम करना है, किसी विधायक को काम करना है, इस पर भी नजर रखती है। और 5 साल बाद जब दोबारा टिकट देने की बारी आती है तो निश्चित रूप से उसकी भी समीक्षा होती है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, 2019 के बाद 5 सालों में जो काम हमने किया है, हमारे सांसदों ने किया है, उसका भी आकलन निश्चित रूप से हो रहा है, हुआ है। और जो उस आकलन पे खरे उतरे हैं, उनको निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। और जहां कहीं कुछ कमी रह गई होगी वहां प्रत्याशी बदलेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, आप किसी भी तरीके का गठबंधन बनाएं, इतिहास गवाह है 2019 का, बहुत पीछे नहीं जाते, 2019 का इतिहास गवाह है। 2019 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, ऐतिहासिक गठबंधन हुआ था। आप जैसे साथी कह रहे थे कि इस गठबंधन को पार करना, इस गठबंधन को भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की सियासत उस समय हो रही थी, जात जमात की सियासत जो उत्तर प्रदेश में चल रही थी, निश्चित रूप से वो एक बड़ा गठबंधन था। समाजवादी पार्टी और बसपा का ऐतिहासिक गठबंधन था। एक अरसे बाद कभी काशीराम, मायावती और मुलायम सिंह साथ साथ आए थे, फिर अखिलेश यादव और मायावती जी साथ साथ आए थे। अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो शायद हम लापता हो गए होते, लेकिन हुआ क्या, हमने शानदार जीत हासिल की। कुल मिला के समाजवादी पार्टी और बसपा 15 सीटों पर सिमट गए। इसलिए सिमट गए कि सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है, हमें निश्चित रूप से सबका साथ मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग और हिंदुस्तान के लोगों ने एक दौर पहले की जो जिंदगी थी, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले किस तरीके का राज चलता था, क्या होता था, सबको पता है, सबकी आंखों से गुजरा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया है, केंद्र की मोदी सरकार की वजह से जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है, वो उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए 2024 में कैसा भी गठबंधन बना ले, कैसी भी जात जमात की सियासत ये कर ले, कोई भी समीकरण ये फॉलो कर ले, जीत उसके बाद भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। निश्चित रूप से मैदान जंग में हम अपने तरीके से तीर चलाएंगे, हम अपने तरीके से प्रत्याशी खड़ा करेंगे, और जैसे समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो भी प्रत्याशी खड़ा करें। लेकिन एक बात साफ है कि आप 3 दशक पहले की जो राजनीति चलती थी, आप अगर बंटवारे की राजनीति उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नहीं चलेगा। 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है, और बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। इसे मालूम है कि हमें क्या चाहिए। आज ग्लोबल इंडिया है, आज वो देश दुनिया में क्या हो रहा है वो अच्छी तरीके से जान रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि जात जमात की सियासत में बांट करके आप फिर से जीत हासिल कर लेंगे, तो अब ये संभव नहीं है, अब निश्चित रूप से संभव नहीं है। 2024 बहुत दूर नहीं है, समय आएगा, मैं साफ फिर हम कभी बैठेंगे साथ में, जब नतीजा आएगा आप देखेंगे फिर से शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। और इसीलिए हासिल की क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग उसके साथ खड़े हैं। कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। कोई भी इतिहास में अभी 2014 के बाद कोई भी इलेक्शन उठा लीजिए ना, चाहे ग्रामीण इलाके में जो इलेक्शन हुआ हो, शहरी इलाकों में जो चुनाव हुआ हो, कोई विधानसभा इलेक्शन हुआ हो, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, कब इस तरीके की बातें नहीं हुई? क्या 2022 में इस तरीके की बातें नहीं हुई? क्या 2019 में इस तरीके की बातें नहीं हुई? क्या उससे पहले इस तरीके की बातें नहीं हुई? इस तरीके गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं बना क्या? 2017 में भी तो गठबंधन बना था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। 2022 में भी तो बहुत सारी छोटी पार्टियां, बहुत सारे लोगों को तोड़ मरोड़ के आप ले गए थे, और आप तो ऐलान कर रहे थे आ रहा हूं मैं। नतीजा क्या निकला? उत्तर प्रदेश के लोग किसके साथ खड़े हुए? तो निश्चित रूप से किसी में गफलत में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। 2024 में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है। ब्रजेश शुक्ला जी समझ लेते हैं। ब्रजेश जी, आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता का, बहुत सारे इलेक्शन आपने देखे, बहुत सारे राजनीति के तमाम सारे दौर भी देखे आते जाते। जो पिछले 9.5 साल से आप भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए लगातार देख रहे हैं, 2014 उसके बाद 17, 19, 22, आपको क्या लग रहा है कि 24 में भी वही स्थिति रहने वाली या इस बार कुछ चुनौती ज्यादा है? देखिए, चुनाव के पहले इस तरह भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते कोई कि क्या होगा, लेकिन यदि आप लोगों के बीच जाएं, यदि लोगों से बात करने जाके, तो इतना निश्चित है कि जो मोदी की लोकप्रियता है उसमें कोई बहुत बड़ा मुझे परिवर्तन नहीं दिखता है। अब जैसे अति पिछड़ों के सर्वे की बात है, अब कांग्रेस उठा रही है कि साहब इसमें इस कमरे में कितने पिछड़े हैं, क्या है, और यही बात में वो सवाल ये है कि आप तो मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं,
अब वो तो आप तो पिछड़ा चेहरा है नहीं, मोदी पिछड़ों के चेहरा है। अब वही बात तो कह रहे हैं जो बात मोदी कहते हैं कि साहब मेरे इतने मंत्री हैं, वो बाकायदे उनको घुमाते हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने 2019 में मंत्रिमंडल विस्तार किया था, साथ में 6 मंत्री ओबीसी और दलित समाज के बनाए थे, उनको प्रदेश भर में घुमाया था। तो वो जो चुनावी रणनीति है, जो सामाजिक समीकरण जितना अच्छा इन्होंने साधा है उतना मैंने कम देखा है, और वो उसका असर अभी दिखता है, अभी उसका असर गया नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो सर्वे है तो इसका रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मैं लोगों के बीच बात कर रहा हूं, जो मैं लोगों को देख रहा हूं, वो यही है कि उस समीकरण को, जो अति पिछड़े समीकरण को तोड़ पाना बहुत कठिन है। जो तोड़ देगा फिर वो जीत जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है उसको तोड़ना थोड़ा कठिन चीज है। लेकिन ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से घोसी में जो उपचुनाव हुआ उसका जो नतीजा सामने आया, आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इसको अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहा है, उसको अपनी जीत के तौर पर बता रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो संघर्ष चल रहा है अति पिछड़ों को लेकर के, पिछड़ा वोट बैंक को लेकर के, दलित वोट बैंक को लेकर के, आपको लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग जो अभी तक लगातार बहुत मजबूती से साथ खड़ा रहा भारतीय जनता पार्टी की, जो दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास चला गया, मायावती से शिफ्ट हुआ, आपको लगता है कि इस बार ये इंडिया गठबंधन उसमें कोई सेंधमारी थोड़ी बहुत भी कर पाएगा? देखिए, आपको इस बात को माना जी समझना होगा कि जब मैं 2014 में जब फील्ड में निकला था एक आकलन करने के लिए, तो एक बड़ी चीज ये थी अति पिछड़ों की कि उनको और अति दलितों के उनको जो हक मिलना चाहिए तो नहीं मिला। सर्वे होना एक अलग बात है, लेकिन इसका जवाब सभी को देना होगा कि क्या आरक्षण का लाभ, क्या अति पिछड़े अति दलितों को जो मिलना चाहिए उनको मिला कि नहीं मिला, ये सवाल बहुत बड़ा आने वाले दिनों में इसका जवाब देना होगा सबको। ये सर्वे से नहीं होता है। आज जो लोग हैं, जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं, ये नहीं बात करते कि साहब गणना हो गई, वो कहते हैं मुझे क्या मिला, अब मुझे क्या मिलेगा, आपने क्या दिया है और आप क्या देंगे। सवाल ये है, लोगों को सिद्धांत की बातें करना अच्छा नहीं लगता है। लोगों को लगता है कि मान लीजिए, आप याद कीजिए 1993 में पिछड़ा एक वर्ग था। अब पिछड़ा एक वर्ग नहीं है, वो जातियों में है, और उसे लगता है उसके अधिकार का क्या हुआ, क्या उसे आरक्षण का लाभ मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, कौन लोग ले गए आरक्षण का लाभ। तो ये सवाल समाज के अंदर से उठ रहे हैं, इसका जवाब सभी को देना होगा, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य जातियां। ये यहाँ पर राजधानी में बैठ करके जो लोग या ट्विटर में या अन्य सोशल मीडिया में ये जो दे देते हैं बयान, उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाले। इसका जवाब आपको देना होगा कि लोगों को क्या मिला, और सर्वे क्या उनको कुछ दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं, और ये आगे और देना पड़ेगा सबको, इसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। आलोक वर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनोज जी भी शामिल थे समाजवादी पार्टी से, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी तादाद में अपने योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर पल अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है, वो भी इस लिहाज से क्योंकि सामने इंडिया का गठबंधन है और घोसी उपचुनाव के नतीजे उसके लिए एक तरीके से एक सबक के तौर पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब अपना एक एक कदम फूंक फूंक के रख रही है। भले ही देश में 5 राज्यों के चुनाव की सरगर्मी चल रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी रणनीति पर, अपने काम पर फोकस करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत मजबूती से रणनीति तैयार कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।